स्वागत है आपका साइंस एरो पर। बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन, जो ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। और इसमें जो जो संसाधन पाए जाते हैं उनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये बताने का प्रयास इसमें रहेगा। वैसे इसका एक छोटा सा पार्ट हम इसके अंदर करेंगे, जो कि केवल जो है वायु संसाधन से संबंधित है। इससे आगे हम दूसरे जो लेक्चर्स हैं उसमें इसके और पार्ट्स भी इंक्लूड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। कोई भी, हम अगर प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं तो कोई भी प्राकृतिक सामग्री जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है सभी संसाधनों की श्रेणी में आती है। सभी के सभी संसाधन है तो आप कह सकते हैं वह प्राकृतिक सामग्री जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें कि कितने प्रकार के हैं, तो आपको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत इनको आप कर सकते हो। लेकिन जो जो सरलतम रूप है जो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो आपके आसपास उपलब्ध है, वैसे आपकी बुक के अंदर जो जो दिया हुआ है वो ये है कि आप इनको जो जीव मंडल के रूप में विभक्त कर सकते हो। जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है वो जीव मंडल है, यानी जो सजीव भाग है उसको आप जीव मंडल कहते हैं। और जो बाकी उसका जो भाग निर्जीव है वो भी संसाधनों की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से कुछ वर्गीकरण आपके बुक के अंदर किए हुए हैं, और मैं आपको इससे थोड़ा सा अलग ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयास करूंगा ताकि ढंग से आप समझ सकें। इसके अंदर आप इसको अगर आप वर्गीकृत करेंगे तो पहला है वायु, दूसरा जल, तीसरा वन और चौथा खनिज इत्यादि, जो आप सामान्यतः देखते हैं और सामान्य जो है आप इनको पहचानते भी हैं। तो वायु जो संसाधन है उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से इसमें बात करेंगे। ये कुछ मैंने चित्र दिखाए हुए हैं। वायु को वैसे देख पाना संभव नहीं है, लेकिन ये कुछ चित्र मैंने इस तरह से दिखा दिए हैं जिसमें वायु की उपस्थिति आपको प्रदर्शित हो सकती है। ये जल संसाधन का है, ये वन संसाधन है, और ये कुछ खनिज मैंने दिखाए हुए हैं। इन संसाधनों का हम जो है वो आगे के लेक्चर में बात करेंगे। आज हम केवल वायु संसाधन की बात करेंगे। चलिए पहले हम जानते हैं कि वायु के घटक क्या हैं। जो हमारे आसपास वायु है उसके घटक क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं। तो ये आपके सामने एक पाई डायग्राम बनाया हुआ है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो 78%, 78% जो है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ये आपको याद रखना चाहिए, नाइट्रोजन गैस। ठीक है। और ये जो 21% है वो है ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और बाकी का जो भाग बचा हुआ है, ये जो 1% भाग बचा हुआ है, इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सारी की सारी गैसें होती हैं। तो ये वायु के घटक हैं। तो जो सामान्य वायु हमारे आसपास होती है उसका जो संगठन है वो इस प्रकार का होता है। चलिए अब देखते हैं वायु का महत्व क्या है। जो हमारे आसपास जो वायुमंडल पाया जाता है, अगर आप पृथ्वी का हिसाब किताब देखो तो ये अगर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर देखिए एक तरीके से लगभग घेरा बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 12 किलोमीटर से भी कहीं ना कहीं अधिक होती है। तो ये जिसमें वायु हमारे आसपास है। तो इसका जो महत्व है आपको मैं बताना चाह रहा था कि हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है वो लगभग आप मान सकते हो कि भी पोलर रीजन जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उन पर तो बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः अधिकांश भाग में जो तापमान है वो आपका लगभग जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक, 49 डिग्री तक पाया जाता है, जिसमें जीव का रहना संभव हो पाता है। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अब देखिए अगर आप अंदाजा लगाओ कि ये अगर सूर्य है तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी और सूर्य और चंद्रमा की दूरी लगभग एक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद
जो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा अंतर है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, -190 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो बीच में देखिए कितना अंतर आ जाता है। इतना अंतर आता है। ये अंतर क्यों आता है? इतना तापमान जो पाया जाता है यहाँ पे, ये अंतर इसलिए आता है क्योंकि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से ये है अंतर आता है। और हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जो कि हमें जीने के लिए एक विशेष तापमान की रेंज उपलब्ध कराता है, इसलिए वायु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वायु जो है, आपको पता है, हमारे श्वास लेने में जो है हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराती है। तो ये बहुत सारे महत्व हैं जो वायु के हमारे लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको एक प्रयोग बताया हुआ है आपकी बुक के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा एक अलग ढंग से आपको करना बताऊंगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो पाएगा कि तापमान किस प्रकार से वायु के प्रवाह में जो है महत्व रखता है। आप एक अगर डिब्बा लें, कोई भी पुराना डिब्बा ले लें, इस तरीके से, ये ऊपर उसका मैंने ढक्कन बनाया है, ठीक है, ये नीचे डिब्बे का भाग है, ये इस तरीके से डिब्बा है। इसके ऊपर आप दो छेद कर लें, ये इस तरीके से। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर का हिस्सा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अंदर, डिब्बे के अंदर जो है, अगर मैं इसको बनाऊं, थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ एंगल्स। अगर डिब्बे के अंदर आप बनाएंगे, यहाँ पर अगर आप धूप लगाते हैं, जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ये धूप लगा देते हैं, और यहाँ पर आप एक छोटी सी मोमबत्ती जला देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप धूप जलाते हैं, पहले मोमबत्ती को आप जलाएंगे नहीं, तो क्या होता है, धूप से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और धुआं जो है वो इस छिद्र से बाहर आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जला देंगे, तो ये धुआं जो है वो देखिए इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, और यहाँ से बाहर निकलता है। इस स्थिति के अंदर क्या होगा, जो यहाँ जो धुआं निकल रहा था वो नहीं निकलेगा। देखिए, इसके ऊपर वाले छिद्र से ना निकलते हुए ये इस मोमबत्ती के ऊपर वाले छिद्र से निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इसके चारों ओर के तापमान का अध्ययन करो, इसके चारों ओर के तापमान का अध्ययन करो, तो यहाँ पर तापमान जो है वो कम है। और अगर इसके चारों ओर, क्योंकि यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है बड़ी तेज लो के साथ, तो यहाँ पर तापमान जो है वो अधिक है। तो वायु प्रवाह क्या है, कम तापमान वाले स्थान से अधिक तापमान वाले स्थान की ओर होता है। तो यहाँ वायु के साथ ये धुआं भी इसके अंदर से निकलने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से तापमान वायु के प्रवाह को जो है नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं पौधों के बारे में। ये बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये वर्षा भी लाती हैं, और जो है इनकी जो गति है, दिशा है, वो किस प्रकार की हम अभी बात करेंगे। आपने अभी जो पीछे जो प्रयोग किया, उसमें आपने एक चीज सीखी कि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर पवनें बहती हैं, ठीक है। ये मैंने चित्र थोड़ा और स्पष्ट बना दिया है, जहाँ पर ये स्थल और महासागर मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये जो स्थल है ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, और महासागर जो है इधर दिखाया। आप देख सकते हैं कि अगर जैसे ये कोई सीमा रेखा है और यहाँ पर महासागर है, और ये इधर की तरफ स्थल है जहाँ पर हमारे मकान इत्यादि बने होते हैं। ये है, यहाँ पर पेड़ भी लगे होते हैं, आपने देखा होगा महासागरीय तट पर। तो इस स्थिति में वायु की दिशा क्या रहेगी, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। दिन के समय में आपको पता है कि जो पृथ्वी का भाग है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और महासागरीय जल जो है वो कम गर्म होता है, इसलिए वहां पर तापमान जो है वो कम रहता है। महासागरों का तापमान कम रहता है अपेक्षाकृत पृथ्वी के। तो जो स्थलीय भाग है उनके, तो यहाँ पर देखिए महासागरों की तरफ से स्थलीय भागों की तरफ वायु बहती है, और रात में ये स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है कि जो जो स्थलीय भाग है वो बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आपको पता है, जो रेत है,
मिट्टी है वो जल्दी ठंडी होती है, जबकि जल जो है एक बार गर्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है। तो रात में अगर आप देखो तो तापमान स्थलीय भाग का कम और जलीय भाग का अधिक होता है, इसलिए रात के समय में पवनों की दिशा बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जो कि स्थलीय भाग से महासागरीय भाग की तरफ, जलीय भाग की तरफ चलेगी। तो इस तरीके से जो तापमान की भिन्नता है वो पवन की दिशा को तय करती है। अब जब आपने अभी पिछले सेक्शन में अभी पढ़ा है कि महासागरों से जो है, महासागरों की तरफ से वायु जो है वो स्थल की तरफ आती है। जब वो स्थल की तरफ आती है तो महासागरों के अंदर जो जल है, जल की जो वाष्प बनती है, उस वाष्प को भी अपने साथ लेकर के आती है। उस वजह से क्या बन जाते हैं, बादल बनते हैं, और बादल बनने के कारण क्या होता है, वर्षा होती है, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमारे क्रॉपिंग सिस्टम के लिए। तो वर्षा लाने में भी वायु का बहुत अधिक योगदान है। और आप ये जो देखते हो मानसून काल की वर्षाएं और जो शरद ऋतु की वर्षाएं, ये सारे के सारी जो हैं पवनों की गति पर ही निर्भर हैं कि पवन कहाँ से चलती है, कहाँ पहुंचती है, कहाँ महासागर आता है, वहां से वो जलवाष्प को लेकर के आती हैं, तो बादल बनते हैं और हमारे यहाँ बारिश होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, क्योंकि आप आजकल देखते हैं कि वायु जो है वो काफी जगह पर न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आप पढ़ते हैं कि वायु जो प्रदूषित हो रही है, ओजोन होल जो है वो बड़ा हो रहा है, ये सब पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है। अगर आप देखोगे सीधे सीधे रूप से तो वायु प्रदूषण के कारणों के अंदर सामान्यतः जो ईंधन हम जलाते हैं उसी के कारण ये प्रदूषण होता है। तो आप ईंधन के अंदर, ईंधन जलने के कारण यानी दहन के कारण जो प्रदूषण होता है, तो आप दो पार्ट में बांट सकते हो प्रदूषण को, कि एक तो चलायमान स्रोतों के कारण, चलायमान स्रोतों के कारण, और दूसरा जो है वो स्थिर स्रोतों के कारण। ठीक है, चलायमान के अंदर जो हमारे ये आ जाते हैं ऑटो मोबाइल्स जो हैं, जो भी क्या नाम आपके जो यातायात के साधन हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जबकि स्थिर स्रोतों के अंदर हमारे घरेलू चूल्हे भी इसके अंदर आते हैं, घरेलू चूल्हे, फैक्ट्री, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, एयर के अंदर, वायु के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स छोड़ते हैं जो कि इसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं। अगर आप प्रदूषण को परिभाषित करना चाहें तो आप सीधी सीधी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, कोई भी जो संसाधन होता है या सामग्री होती है, उसके तीन प्रकार की जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण, और दूसरा होता है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, और तीसरा होता है जैविक गुण। तो अगर आप वायु की बात करें तो उसकी भौतिक प्रकृति कैसी है, उसका तापमान क्या है, ये सारे के सारे भौतिक गुण हैं। रासायनिक प्रकृति में अगर आप बात करो, उसके अंदर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, या कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, ये उसके रासायनिक गुण है। जैविक गुण, उसके अंदर कौन कौन से जो जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे के सारे उसके जैविक गुण हैं। अगर इन तीनों गुणों में से कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि हमारे लिए हानिकारक हो, वो वायु प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो आप कह सकते हो कि वायु की भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रकृति में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक हो, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, जो कि सबसे पहला जो उपाय है, हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर शिक्षा होनी चाहिए कि वायु जो है हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, और उसका जो है प्रदूषित होना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। बाकी जो कुछ लॉज हैं, आप कहिए कि जो नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनके द्वारा सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि प्रदूषण कम से कम हो। इसके अलावा आपने देखा होगा वाहनों पर भी BS4, BS6 ये सब लिखे होते हैं। ये एक तरीके से प्रदूषण नियमों के मानक हैं जिनको वाहनों को पालन करना होता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो जो हैं वो तुरंत मिल जाएं और आप तुरंत वीडियो देख करके अपने शंका समाधान कर सकें।